अस्सलाम वालेकुम, आदाब अर्ज़ है जी डियर लिसनर्स। कहिए जनाब, क्या हाल अहवाल है, कैसे हैं आप सब। दुआ है, उम्मीद है आप सब खैरियत से होंगे और अल्हम्दुलिल्लाह मैं भी बिल्कुल खैरियत से हूँ। नावल के नेक्स्ट एपिसोड के साथ हाज़िर हूँ। माज़रत ख़्वाह हूँ, आजकल जो है वो एपिसोड काफ़ी लेट जो है अपलोड हो रही है और उसकी वजह ये है कि नेटवर्क की हालत ऐसी है आजकल जैसे कि कोई कछुआ रेंग रहा हो। तो मुझे जो है अपलोडिंग में बहुत ज़्यादा टाइम लग जाता है, कभी कभी 1 घंटा लग जाता है, वीडियो अपलोड ही नहीं होती है। कभी कभी जो है अच्छी खासी अपलोडिंग होकर स्टक हो जाती है और उसकी वजह नेटवर्क है। आजकल नेटवर्क जो है वो बहुत ज़्यादा स्लो है, बहुत डाउन सर्विस है, जिसकी वजह से आप लोगों को एपिसोड जो है वो काफ़ी लेट मिलती है। अगर ठीक चल रहा हो नेट तो जल्दी भी अपलोड हो जाती है और अगर नेटवर्क ठीक ना हो तो फिर बहुत ज़्यादा जो है वो वक्त भी लग जाता है। कोशिश करूँगी कि अपलोडिंग जो है वो ज़्यादा टाइम से लगा दिया करूँ ताकि कम से कम वक्त पर अपलोड हो जाए, लेकिन फिर भी हो जाता है कभी कभी ऐसा। तो कोई बात नहीं, इंशाल्लाह फिर भी मैं कोशिश करूँगी कि जल्दी अपलोडिंग कर दिया करूँ, लेकिन नेटवर्क जो है वो मेरे इख्तियार में नहीं है, उसके आगे जो है फिर मैं बेबस हूँ। बढ़ते हैं नावल की नेक्स्ट एपिसोड की जानिब। इस नावल की फरमाइश हमसे की है तैमूर अहमद और सहर इकराम ने। नावल का नाम है अहद, मुसन्निफ़ा है सोफिया भट्ट और आज आप सुनेंगे इसकी किस्त नंबर 28। मेहरताब को चौधरी नगर का वो भरा पूरा घर सुनसान लगने लगा था। उधर जाती तो दिल घबराता। मामियाँ अपने अपने कामों में मसरूफ़ होती, गुलचेहरा अपनी पढ़ाई में मगन रहती और मोमिना ज़्यादातर हॉस्टल होती थी। पुराने दिन, वो दिन जब फ़ातिमा और रुबाब भी होती थी, जब चारों मिलकर घंटों भी बैठ जाती थी तो वक्त गुजरने का एहसास ना होता था। कभी डाइजेस्ट लेकर बैठती हैं, तहरीरों पर तबसरे हो रहे हैं, कभी किचन में घुसी कोई नई डिश बना रही हैं, कभी मशीन के सामने बैठी कोई जोड़ा सी रही है और बाकी मशवरे दे रही हैं, कभी एक को मॉडल बनाकर मेकअप मेहंदी की प्रैक्टिस हो रही है। कह भी करते थे 4 सू। माओ की डांट खाकर अपने घर लौटती थी और वो दिन जब असवद घर होता था, जब वो बातें करता था, जब वो मुस्कुराता था, जब वो उसकी तरफ देखता था, सब ख्वाब हुए। उस शाम मुंडेर पर बैठा कौवा बोलता था, उम्मीद बंधी शायद वो लौट आए। वो तो नहीं आया। मजहर हाथ में मोबाइल लिए अम्मी की तरफ आया। असवद है, मुबारकबाद दे रहा है। किस चीज़ की मुबारक, उसने सोचा। दिमाग इन दिनों खाली रहता था। ना ते हजे रखिया नहीं, काके दी पुप्पियां कुछ होर कहंदियां ने ते ओदियां मासियां कोई होर औखा जिहा ना दसदियां ने। हुण वेखो की फैसला हुंदा है। मजहर ते तैनू पता है सोहरियां दी बहुती सुनदा है। मतलब ये कि नाम तो अभी रखा नहीं, बच्चे की पुप्पियाँ कुछ और कह रही हैं तो मासियाँ कोई और मुश्किल सा नाम बता रही हैं। अब देखते हैं क्या फ़ैसला होता है। मजहर का तो तुम्हें पता है कि ससुराल की ज़्यादा सुनता है। अम्मी की गुफ्तगू ने उसे याद दिलाया कि 2 हफ्ते पहले उसका भतीजा हुआ है। शुक्र रब दा सब ठीक वा। तेरे फुप्पे नू मलेरिया होया सी पर बच गया है। मैरू दा रिश्ता आया है, तेरे फुप्पे दे मामी दी धी भैन है, ਉਹਦਾ ਮੁੰਡਾ ਹੈ, ਵਾਵਾ ਸੋਹਣਾ ਹੈ, ਕਮਾਉਂਦਾ ਵੀ ਚੰਗਾ ਹੈ, 5 ਮੁਰੱਬੇ ज़मीन भी है, पर कुड़ी मानती नहीं, बेअकली ना होए थे। मतलब ये कि शुक्र है रब का सब ठीक है। तुम्हारे फूफा को मलेरिया हुआ था लेकिन बच गया है। मेहरताब का रिश्ता आया है, तुम्हारे फूफा की मामूजाद बहन का लड़का है। खूबसूरत है, कमाता भी अच्छा है, 5 मुरब्बा ज़मीन भी है, लेकिन लड़की मानती नहीं, कम अकल ना हो तो। उफ़, अम्मी भी ना। मेहरताब ने सर हिलाया। क्या ज़रूरत थी असवद को बताने की। हाँ चंगा, ले कर ले गल। हाँ अच्छा कर लो बात। अम्मी ने मोबाइल उसकी तरफ बढ़ाया। वो गड़बड़ाई। जाने के बाद पहली बार बात कर रहा था वो उससे। उनके ख़ास तौर पर मज़हर के सामने भला क्या बात होती। हाल अहवाल पूछा। कब आओगे? वो ख़ुद को रोकते रोकते भी सवाल कर गई। पता नहीं, उसके जवाब ने मेहरताब को तकलीफ़ दी। 6 महीने बाद, साल बाद, 3 साल बाद, चलो 10 साल बाद ही कह देता। इंतज़ार की घड़ियों की उल्टी गिनती तो चलती। मेहरताब वो मोबाइल कान से हटाने लगी जब चौधरी असवद हैदर ने उसका नाम लिया और बहुत अरसे बाद लिया, शायद सदियों बाद। शुक्र है लिया तो सही। वैसे वो उसे बाकी सब की तरह मेहर कहा करता था, मगर ये बेतकल्लुफ़ी एक स्याह पड़ती शाम ने निगल ली थी। मेरा इंतज़ार ना करो। वो उसे कहना चाहती थी कि वो उम्र भर उसकी राह तक सकती है, मगर सामने मजहर था, उसकी माँ थी, कुछ कह ना पाई। अच्छा ही हुआ, कहना बेकार जाता। चौधरी असवद हैदर दुनिया की किसी लड़की के साथ भी ज़िंदगी गुजार सकता है, मगर उस लड़की के साथ नहीं
जिस ने अमतल को कांटा चुभने की बद्दुआ भी दी हो, उसका बुरा चाहा हो, उसके साथ बुरा किया हो। वो वहीं मंजमद हुई। नफ़रत नहीं थी, दुख नहीं था, गुस्सा नहीं था, कुछ भी तो नहीं था चौधरी असवद हैदर के लहजे में उसके लिए। क्या हुआ, बंद कर दिया? मजहर ने उसको चुप पाकर कहा। उसने मोबाइल उसकी तरफ बढ़ा दिया। वो हेलो हेलो करता अपने कमरे की तरफ चला गया। जवान भतीजा मेरा परदेस च धक्के खांदा पिया है। कुड़ी बर्बाद कर गई सबनों। मेरे पेकियां दा वेड़ा उजाड़ गई। आप सड़ गई तो साडी खुशियां नूं भी अग ला गई। मतलब ये कि जवान भतीजा मेरा परदेस में धक्के खा रहा है। वो लड़की बर्बाद कर गई सबको, मैका वीरान कर गई, खुद जल गई और हमारी खुशियों को भी आग लगा गई। रहीमा अहमद की वफ़ात के बाद से पुप्पो फिरदौस की नफ़रत फिर ज़िंदा हो चुकी थी। उन्हें हर मसला वो लड़की लगती थी जो ज़िंदा थी तो अजाब थी, मर गई तो कहर है। वो अब भी उसे कोसती थी। बस इतना हुआ था कि उसे हिंदनी नहीं कहती थी अब। महताब ने अपनी माँ को देखा और खामोशी से वहाँ से उठ गई। इसी नफ़रत की एक चिंगारी उसके अंदर भी जली थी और सब राख कर गई थी। असवद के नज़दीक ये उसका नाकाबिले माफ़ी जुर्म था। उसका इकरार असवद की निगाह में उसे इतना गिरा गया था कि वो उस पर शक करने लगा था। जिस दिन जाना था उसने कनाडा, वो गई थी उसके कमरे में एक कोशिश करने, एक नाकाम कोशिश। उसे लगता था कि वो दुखी है, घायल है। शायद उसकी तरफ से खूबसूरत जिस्मों का इज़हार पाकर उसके दुख का कुछ मदावा हो। शायद वो ना जाए, लेकिन उस संग दिल ने कोई पजीराई ना की। उसको नामुराद रहने दिया, पाँव की जंजीर ना बनने दिया। तभी उसके मुंह से निकला था, अच्छा हुआ मर गई, मैंने दुआ मांगी थी कि मर जाए। उसने आंखों के और चेहरे के कतरे पोंछते हुए कहा था। वो ठिठक गया था। तुमने फ़ोन किया था जगदीश महेश्वरी को? बहुत देर बाद बोला तो ये बोला। क्या? उसे समझ नहीं आई थी। तुम उस दिन शहर गई थी ना, फूफो यास्मीन के घर? क्यों गई थी? कब? वो समझी नहीं थी। भोली मत बनो। असवद ने उसका बाजू पकड़कर झटका दिया था। तब की आंखों में देखते हुए उसे समझ आई थी कि वो क्या कह रहा था। उसकी रीढ़ की हड्डी में सनसनाहट हुई। मैं गई थी फूफो यास्मीन के घर शाहाना के पास। मुझे लग रहा था चौधरी नगर रुकी तो उस रात मर जाऊंगी। उसकी आंख से फिर आंसू टपका। तुम्हें पता चल गया था ना कि मैं अमतल के साथ निकाह करने जा रहा हूँ? उसकी दूसरी आंख से भी आंसू निकला। बोलो, तुम्हें पता चल गया था ना? उसका सर असबात में हिला था। उसने रिफत मामी को उस दिन अम्मी के साथ बात करते सुन लिया था। तो तुमने जगदीश महेश्वरी को इतला कर दी है ना? नहीं, उसने तेज़ी के साथ नफ़ी में सर हिलाया था। जाओ महताब सादिक, चली जाओ और आइंदा कभी मुझे नज़र नहीं आना। उसने वैसे ही झटके से उसका बाजू छोड़ा था। असवद, वो उसके पीछे लपकी, मगर वो उसकी पुकार पर रुका नहीं था। महताब सादिक चौधरी असवद हैदर के कमरे में उसकी गमगुसार बनने आई थी और मुजरिम बनकर निकली थी। पुप्पो मामा ने सूप पीना है। सुहेब की आवाज़ ने उसे दर्दनाक शाम से बाहर निकाला। चेहरा साफ करते हुए उसने अच्छा कहा और बावर्ची खाने की तरफ आ गई। पीछे सहन में अम्मी बड़बड़ा रही थी बहू की फरमाइश सुनकर। असी भी इन्ने न्याणे जम्मे, एहो जियां नज़ाकतां कदी ना दिखाइयां। ये अनोखी माँ बनी है। मतलब हमने अभी इतने बच्चे पैदा किए मगर ऐसी नज़ाकतें कभी ना दिखाईं। ये अनोखी माँ बनी है। वो ज़ामिन मुस्तफ़ा की हरकत पर हैरान रह गई। उन्होंने उस पर एक नज़र डाली, रिमोट उसके पास फेंका और पलटकर लाउंज से निकल गए। और वो वहीं सुन सी बैठी रही और टीवी की स्याह स्क्रीन को घूरती रही। ठीक है कि उसने भी बुरी हरकत ही थी, लेकिन ज़ामिन मुस्तफ़ा का ऐसा रद्द-ए-अमल तो उसके वहम गुमान में भी ना था। हुआ कुछ यूँ था कि आज एक अहम सियासी शख्सियत के बारे में अदालती फ़ैसला आना था। खौला ये फ़ैसला सुनने के लिए टीवी लाउंज में आ बैठी, जहाँ ज़ामिन पहले ही न्यूज़ सुन रहे थे। चंद एक न्यूज़ चलने के बाद एक ऐसी लड़की और लड़के की खबर आई जिन्हें गैरत के नाम पर लड़की के भाई ने कत्ल कर दिया था। लड़की के चेहरे को धुंधला करके उसकी लाश बार बार दिखाई जा रही थी। पता नहीं क्या हुआ कि ज़ामिन ने चैनल तब्दील कर दिया। देखने दे ज़रा, खौला ने कहा, मगर उन्होंने उसी चैनल पर दोबारा नहीं किया तो उसने उनका चेहरा देखा और चौंक गई। उनके चेहरे का रंग तब्दील हो गया था। उसके दिल में पता नहीं क्या आया कि उसने सोफ़े पर पड़ा रिमोट उठाकर वही चैनल लगा दिया। बड़ी थी वो, मैंने उसे रंगे हाथ पकड़ा। सलाखों के पीछे गैरतमंद भाई बता रहा था। उसने हमारी पगड़ी उछाल दी थी। मुझसे बर्दाश्त नहीं हुआ। इससे आगे शायद ज़ामिन मुस्तफ़ा से भी बर्दाश्त ना हुआ था। उन्होंने खौला के हाथ से रिमोट छीना और टीवी बंद कर दिया। खौला हैरान रह गई। वो उस पर एक नज़र डालते हुए रिमोट सोफ़े पर फेंक कर वहाँ से चले गए थे।
क्या था उस एक नज़र में, वो समझ ना पाई थी। हाँ, शर्मिंदगी हो रही होगी ना, अपने ख़ानदान में भी तो ऐसे शर्मनाक कारनामे अंजाम दिए गए हैं ना, इसलिए। सच तो इंसान को हमेशा कड़वा ही लगता है। उनके गैर मुतवक्का रद्द अमल से थोड़ी संभली तो बड़बड़ाने लगी। उसे याद था, बाबा ने बताया था कि ज़ामिन मुस्तफ़ा की फुप्पो को कारी किया गया था। खुद बड़े गैरतमंद बनते हैं और ऐसे गैरतमंद लोगों का साथ भी देते हैं। उनके लिए मोहब्बत जैसे ड्रामे करके मासूम लड़की और उसके बाप को ब्लैकमेल करते हैं। उसके ज़ख्मों से खून रिसने लगा। सच सहा नहीं जाता ना, आईने में अपना चेहरा जो नज़र आने लगता है। वो बड़बड़ाती रही यहाँ तक कि वो दोबारा नज़र न आ गए। एक कप चाय बना दें प्लीज़। ये घंटे भर बाद की बात है जब ज़ामिन ने उसे मुखातिब किया। वो स्टडी से निकले थे, उनकी आंखें सुर्ख हो रही थी। उसने अस्बात में सर हिलाया और किचन में चली आई। जब वो चाय लेकर स्टडी में दाखिल हुई, उसने देखा कि लाइट्स ऑफ थीं। सिर्फ लैपटॉप की रोशन स्क्रीन ने शमा का काम कर रखा था। ज़ामिन मुस्तफ़ा ने सर कुर्सी की पुश्त के साथ लगा रखा था। पास जाने पर मालूम हुआ कि उन्होंने आंखें मूंद रखी थी। खोला ने उनके चेहरे पर एक नज़र डाली। वो कमज़ोर लग रहे थे। वो ट्रे मेज़ पर रख कर वापस पलटने लगी। जिस रात मेरी फूफी कारी हुई, उस रात किसी और को कारी होना था। ज़ामिन मुस्तफ़ा की आंखें अभी भी बंद थीं और लहजे में ऐसा हुज़्न था कि खोला को लगा ये बंदा गम से कहीं मर ही ना जाए। जानती हो किसको? उनके सवाल का जवाब उसके गुमान में भी ना था, इसलिए चुप रही। निर्मल ज़हरा को, मेरी माँ को। बंद आंखों के पीछे से पानी निकला और उनकी गर्दन तक चला गया। खोला शशतर रह गई। उसके अंदर इतनी सक्कत ना थी कि वो एक कदम भी उठाकर बाहर जा सकती या एक लफ्ज़ बोलकर उस शख्स को कोई तसल्ली दे सकती, जिसकी आंखों से पानी अभी इस रवानी से बहने लगा था कि कनपट्टियों की तरफ भी आ गया था। उन्होंने आंखें खोलकर चेहरा साफ किया। मैं वहीं था, उसी कमरे में, उसी जगह, मगर मैं समझ ही नहीं पाया कि हो क्या रहा है। मुझे पता ना था कारू कौन होता है, कारी क्या होता है, वरना मैं अपने बाप को बताता कि मेरी माँ बेगुनाह है। उनकी कोहनियाँ मेज़ पर टिकी थी और सर हाथों में दिए बैठे थे, यूँ जैसे सारी मीरास लुट गई। मैं गवाह था उस रात का। मैं बताता अपने बाप को कि सारंग चाचा बेगुनाह हैं। वो तो मेरे साथ बातें करते हुए कमरे की तरफ आए थे। वो बोलते चले गए और खोला शशतर सी सुनती रही। मैं गया था हवेली अपने बाप को सफाई का मौका देने। निर्मल ज़हरा ने कोई ज़्यादती उनके साथ की होती, कुछ गलत हवेली वालों के साथ किया होता, कोई गुनाह, कोई जुर्म निर्मल ज़हरा के खाते में भी लिखा होता तो मुझे करार आ जाता कि चलो कहीं ना कहीं मेरी माँ गलत थी। लेकिन मैं तो माँ के साथ किए मजालिम के साथ साथ कई और बोझ ले आया। सारंग चाचा, जिनका जुर्म इतना था कि उस वक्त वो मेरे पीछे पीछे कमरे तक आ गए थे। फातिमा फूफी, जिनका जुर्म इतना था कि उस रात वो घर पर थीं, हवेली की औरतों के साथ उर्स पर नहीं गई थीं। फातिमा फूफी को क्यों मार डाला उन्होंने, खोला को समझ नहीं आया था। जब बाबा साई ने अम्मा को बचाकर हवेली से निकाल दिया तो उनके बाप, भाई और बेटों को समझ न आई कि अब सारंग के कत्ल का क्या जवाब देंगे उसके माँ बाप, ख़ानदान और गांव वालों को। अब एक और जान लेनी लाजिम थी। उन्हें सारंग को कारू साबित करना था। उन्हें अपने कमरे में दिल थाम कर बैठी सहमी हुई फातिमा का ख्याल आया और उन्होंने उसकी आवाज़ भर आ गई। फातिमा फूफी को तो पता भी नहीं होगा कि उनके साथ हुआ क्या। जब उन्हें पलंग से उठाकर खड़ा किया होगा, जब उन्हें घसीट कर उस कमरे में ले गए होंगे जहाँ सारंग की लाश पड़ी होगी, तब क्या हाल हुआ होगा उनका। वो तो लाश देखकर डर गई होंगी, चीख पड़ी होंगी। उन्हें खबर भी ना होगी कि अगले लम्हे वो भी एक लाश बनने वाली हैं। उनका दिल गम से फट रहा था और खोला सब कुछ, हर शय भुलाकर उनका हाथ थाम लेना चाहती थी। उनका आंसू से भरा चेहरा साफ करना चाहती थी। उनके गिर्द अपनी बाहों का हल्का बनाकर तसल्ली देना चाहती थी। मैं छोड़ूंगा नहीं मल्हार और वारिस को। अपनी माँ के साथ होने वाले हर जुल्म का हिसाब लूँगा। फातिमा फूफी और सारंग चाचा के खून का हिसाब लूँगा। खोला ने परेशान होकर उनका चेहरा देखा। क्या करने वाले थे वो? मैं उन दोनों पर केस करूँगा। मेरी एक वकील से बात हुई है। वो कहते हैं इतने साल गुजरने के बाद उस केस के गवाह जिंदा नहीं, एक मुजरिम मफलूज पड़ा है। मैं केस हार जाऊँगा। मुझे परवाह नहीं, मैं हूँ ना गवाह। मैं 3 बेगुनाहों के लिए लड़ूंगा। वारिस और मल्हार को क्या लगता है कि मेरी माँ के साथ ज्यादती? हर दफ़ा इस लफ्ज़ पर वो सिसके थे कि वो 2 मासूम लोगों का खून करके वो चैन की ज़िंदगी बसर करेंगे। उनसे कभी हिसाब नहीं होगा। नहीं, मैं लूँगा हिसाब। वो जैसे खुद से अहद कर रहे थे। और खोला को उस सुबह कब्रिस्तान में नई बनी कब्र पे फातिहा पढ़ने के बाद
اس کے ساتھ قبرستان سے نکلتے ہوئے انہوں نے جو بات پوچھی تھی اس کا پس منظر آج سمجھ آ رہا تھا۔ میرے لیے ایک کیس لڑو گی خولا؟ کبھی آپ کے لیے کیس چھوڑ دوں، کبھی آپ کے لیے کیس لڑوں، اسی لیے تو رہ گئی خولا بنت زید۔ ضامن مصطفیٰ کے منہ سے اس کے کام کے حوالے سے اب کوئی بھی ذکر اسے برا لگتا تھا۔ وہ خاموش ہو گئے تھے۔ خولا بھی اپنی گاڑی کی طرف بڑھ گئی تھی۔ اس وقت ان کے اندر کیا چل رہا تھا، ان کے اضطراب، ان کے آنسوں کے پیچھے کیسی المناک کہانی تھی، اسے اب سمجھ آ رہی تھی۔ میں لڑوں گی یہ کیس، اس کے منہ سے نکلا۔ اس نے سوچا نہیں تھا، ارادہ نہیں کیا تھا، مگر اس کے منہ سے نکل گیا۔ ضامن نے تاریک کمرے میں اس کی طرف دیکھا۔ لیپ ٹاپ کی روشن اسکرین کی وجہ سے جو منظر نظر آ رہا تھا اس میں سب سے واضح خولا کا چہرہ تھا۔ انسانی جان اتنی ارزاں ہے بابا، اپنے سیاہ فیل پہ پردہ ڈالنے کے لیے 2 معصوم لوگوں کو کاروکاری کر ڈالا۔ وہ بہت اداسی سے بول رہی تھی۔ آنر کلنگ کے نام پر ہر تیسرے چوتھے روز ایسا کوئی واقعہ سامنے آتا تھا۔ اس نے خود کئی بار کاروکاری جیسی کبیر رسم کے خلاف آواز اٹھائی تھی۔ ہر دفعہ وہ بہت تکلیف محسوس کرتی تھی، مگر اس دفعہ درد کی کیفیت الگ تھی۔ یہ لوگ اس کے ساتھ جڑے ہوئے تھے کسی نہ کسی طرح سے، چاہے ضامن مصطفیٰ کے حوالے سے ہی۔ جان تو بہت قیمتی ہے بیٹا، مگر افسوس کہ ایسی رسمیں کسی نہ کسی کے مفاد کے لیے شروع ہوتی ہیں اور پھر بہت سو کے مفاد کے لیے ہی پنپتی ہیں۔ یہاں جائیداد بچانی ہو، دشمنی نبھانی ہو تو کاروکاری، آنر کلنگ جیسی شے کو ڈھال بنا کر کسی کی جان لینا اپنا حق سمجھ لیتے ہیں لوگ، اور کیچڑ کردار پر اچھالتے ہیں۔ کسی نے غلط کام کیا ہو تو پھر بھی بندہ کہے کہ چلو غیرت سہ نہ پائی، عقل پر پردہ پڑ گیا، جذبات میں آ کر یہ قدم اٹھا لیا۔ افسوس، صد افسوس کہ 50% کیسز میں ایسا ہوتا ہی نہیں۔ کئی بار تو ایسا ہوتا ہے کہ کارو ہونے والے نے کاری ہونے والی کی شکل بھی نہیں دیکھی ہوتی، ایک دوسرے کے نام تک سے نا واقف ہوتے ہیں۔ یہاں تو کئی کاروکاری کے کئی لرزہ خیز واقعات پڑھنے اور سننے کو آئے، مگر اپر سندھ کا ایک ایسا واقعہ تھا جو پروفیسر زید ابصار کو کبھی نہ بھولتا تھا، اور یاد آنے پہ ہر دفعہ ان کی آنکھ نم ہوتی تھی۔ اس وقت بھی انہیں وہی واقعہ یاد آیا تھا۔ زمین کے کسی جھگڑے میں ایک لڑکے نے مخالف گروپ کا ایک بندہ مار دیا تھا۔ پھر جب احساس ہوا کہ اب اپنی جان پر آ سکتی ہے تو گھر کی طرف بھاگا۔ گھر میں اس قتل کی اطلاع مل چکی تھی۔ ماں نے جلدی سے اپنی بیٹیوں کو چھپا دیا تھا کہ ایسا نہ ہو کہ وہ کسی بہن کو کاری کر کے اس قتل کو دوسرا رنگ دے ڈالے۔ وہ درندہ گھر آیا، بہنوں کو ڈھونڈا، وہ نہ ملی تو اپنی ماں کی طرف بڑھا اور ماں کو مار ڈالا۔ ظالم پھر مردہ ماں کو گھسیٹتا ہوا لے گیا اور اس مرد کے پہلو میں ڈال دیا جس کا خون وہ پہلے ہی کر چکا تھا، اور بڑے آرام سے بیان دیا کہ میری ماں کے اس مرد سے ناجائز تعلقات تھے، اس لیے کاروکاری کر ڈالا۔ ٹھیک کہہ رہے ہیں بابا آپ، اور جب ایک معصوم لڑکی درگا سے امتل عہد بنتی ہے تو اس کی جان لے کر اپنی جان بچانے کے لیے بھی یہی سہارا لیا جاتا ہے۔ جگدیش مہیشوری کو لگتا تھا کہ اگر لوگوں کو خبر ہو گئی کہ اس کی بہن کو مسلمان ہونے کی سزا دی گئی تو مسلمانوں کی طرف سے شدید احتجاج سامنے آ سکتا ہے، اس لیے اس نے مسلمان اور کاری کے لفظ کو جوڑ دیا تاکہ ہر مسلمان عبدالہادی کے خلاف بھڑک اٹھے، اور ایسا ہی ہوا تھا۔ آپ کو یاد ہے نا بابا، جب ایک دفعہ عبدالہادی کو کورٹ لایا جا رہا تھا کہ رستے میں ایک ہجوم نے پولیس موبائل کا رستہ روکنے اور اس پر حملہ کرنے کی کوشش کی تھی۔ پروفیسر زید ابصار نے سر ہلایا۔ انہیں یاد تھا سب، خولا کا اس کیس کے لیے جوش بھی، اور پھر وہ شادی کا دن بھی۔ عبدالہادی کا نام اب عمر بھر حافظے میں رہنے والا تھا، مگر افسوس کہ ایک خوشگوار یاد بن کر نہیں۔ میرا بس چلے تو کاروکاری کرنے والے کو سرے عام پھانسی دیا کروں بابا۔ کاروکاری تو اس فعل کو سندھ میں ایک نام ملا خولا، ورنہ ملک بھر میں چاہے وہ پنجاب ہو، KPK ہو یا بلوچستان، غیرت کے نام پہ قتل عام ہے۔ کبھی وہ بیٹی ہوتی ہے، کبھی بہن تو کبھی بیوی، اور شقی القلب تو ماں کو بھی نہیں بخشتے۔ پروفیسر زید ابصار کو پھر اپر سندھ کا وہ لرزہ خیز واقعہ یاد آیا۔ یہی نہیں بلکہ دنیا بھر میں کسی نہ کسی رنگ میں آنر کلنگ ہوتی ہے، ترکی، بھارت، افغانستان، ایران، ہر ملک، ہر خطے میں۔ ایک اندازے کے مطابق ہر سال دنیا بھر میں کم سے کم 5000 آنر کلنگز ہوتی ہیں، جن میں 90% عورت بھینٹ چڑھتی ہے۔ مسلم ممالک میں عام طور پر وجوہات اکثر یہ بنتی ہیں کہ لڑکی گھر والوں کی پسند کے مرد سے شادی کرنے سے انکار کر دیتی ہے، یا اس کا کریکٹر ٹھیک نہیں، اور غیر مسلم ممالک میں وجوہات زیادہ تر اس طرح کی ہوتی ہیں کہ لڑکی مغربی رنگ ڈھنگ اپنانے لگی ہے، حجاب نہیں کرتی، حد سے زیادہ آزاد روش ہے، جو ان کے لیے باعث شرم ہے۔
कई दूसरे ममालिक से हिजरत कर आए हुए उन ममालिक में मुकम्मल तौर पर वहाँ के अतवार अपना लेते हैं या फिर ज़रूरत से ज़्यादा मोहतात होने लगते हैं। उन्हें हर वक्त लगता है कि उनका बच्चा या बच्ची इस माहौल को अडॉप्ट ना कर लें। ख़ास तौर पर लड़की के लिए उनके असूल ज़्यादा सख्त होते हैं और जब लड़की उन हदूद से बाहर जाने लगती है तो ऑनर किलिंग के नाम पर मारी जाती है। जी बाबा, मुझे याद है चंद साल पहले जर्मनी में जब एक तुर्किश लड़की को उसके भाइयों ने मार डाला था उसके मगरबी अतवार पे। खौला को याद आया था। आप लोग क्या बातें लेकर बैठ गए आज? खाना बन गया है। और खौला, तुमने कर दिया था फ़ोन सामिन को? सरवत स्टडी में दाखिल हुई तो दोनों उनकी तरफ मतवज्जा हुए। उन्हें क्यों फ़ोन करना था? लो, मामा ने माथे पर हाथ मारा। मैंने तुमसे कहा था कि उसे कहो कि वो खाना यहीं खाए। वो बिज़ी होंगे मामा, उसने बहाना बनाया। पापा ने गौर से उसकी सूरत देखी। ऐसी भी क्या मसरूफियत, मुझे नंबर मिला कर दो, मैं कहती हूँ उससे। ये हो सकता था भला कि बेटी घर आई हो और सरवत ज़ैद दामाद को खाने पर ना बुलाएं। अच्छा, मैं कह देती हूँ उनसे। वो मोबाइल उठाकर स्टडी से बाहर निकल आई। सब खैर है ना? उसके चले जाने के बाद मामा ने बाबा से पूछा। जब खौला आई थी तब भी उन्हें संजीदा सी लगी और अब उसकी रोई रोई आंखें और प्रोफेसर साहब की संजीदगी ने उन्हें मज़ीद फ़िक्र में मुब्तला किया। जब तक आप मज़ेदार बिरयानी बनाती रहेंगी सब खैर ही रहेगी, सोचा आलिया। प्रोफेसर ज़ैद अब्सार ने मुस्कुरा कर कहा। उन्होंने अपनी बीवी को हर गम से आज़ाद रखने की कोशिश की थी हमेशा। शादी के शुरू में जब उनका कुछ मुश्किल वक्त चल रहा था, यूनिवर्सिटी में जॉब नहीं थी बल्कि एक प्राइवेट कॉलेज में बहुत कम मुआवजे पर पढ़ा रहे थे और जॉइंट फैमिली में रहते थे, तब सरवत ने खासा कड़ा वक्त भी गुजारा था। वो दिल की अच्छी थी और जेठानी मुँह की अच्छी थी, इसलिए वो पीछे रह जाती थी और सास नंद की नज़र में जेठानी ज़्यादा जगह बना लेती थी। कमोबेश हर घर की कहानी है। वक्त गुजर ही जाता है, नज़र से पर्दा हट ही जाता है, अच्छाई और खलूस अपनी जगह बना ही लेते हैं। आज ससुराल में सरवत की इतनी इज्जत थी कि उनके मशवरे के बिना रिश्ते तय नहीं पाते थे। प्रोफेसर साहब की वालदा ने बीमारी के अयाम और ज़िंदगी के आखिरी दिन अपना आबाई घर छोड़कर उनके पास गुजारे। वक्त गुजरा और वक्त बदला, मगर प्रोफेसर ज़ैद अब्सार पहले वक्त में मिलने वाली सरवत की तकलीफ़ों और ज़्यादतियों को नहीं भूले। उसकी तलाफ़ी वो यूँ करते थे कि अब उन्हें हर फिक्र से दूर रखने की हर मुमकिन कोशिश करते थे और सरवत को इतनी आदत हो चुकी थी कि अब वो परेशानी बर्दाश्त ही नहीं कर सकती थी। हकीकत को कबूल करने से डरती थी। दोनों बाप बेटी मिलकर मसला निपटा लें और उन्हें खैर की खबर ही दें, हमेशा वो यही चाहती थी और ऐसा ही होता था। मामा, ज़ामिन कुछ देर तक पहुंच जाएंगे। खौला ने उन्हें इतला दी तो उन्होंने चैन की सांस ली। आज भी खौला की शक्ल देखकर उन्होंने खुद से कुछ भी पूछने की हिम्मत ना की थी। उन्हें डर था कि कहीं फिर उसके और ज़ामिन के बीच कोई मसला ना हो गया हो और बाप के सर चढ़ी का क्या पता ये कह दे कि उसे वापस नहीं जाना। लेकिन शुक्र है ऐसा कोई मामला नहीं था। उसने काजल लगाकर एक बार फिर आईने में अपना जायज़ा लिया। ठीक लगा था। मुतमईन होकर लिपस्टिक उठाई और फिर घूमकर इधर उधर हर तरफ से खुद को देखा। लग तो अच्छी रही थी। जर्द रंग के कुर्ते पर खिलते हुए सुर्ख रंग का काम था। कुर्ते के पैनल्स पे हरमुच की इंच भर की खूबसूरत बेल कढ़ी हुई थी और आस्तीन पर सिर्फ शीशों की कतार। वैसे ही शीशे गले पर भी जगमग कर रहे थे। स्ट्रेट ट्राउज़र की लंबाई इतनी थी कि अम्मी अब्बू और चाचुओं के सामने खींच कर टखने ढांपे जा सकते थे। रंग उस पर सभी अच्छे लगते थे। इस रंग में भी दमक रही थी। आज मिल में गेट टुगेदर थी और जीएम साहब की होने वाली बहू बतौर ख़ास मदऊ थी। अम्मी को नहीं अच्छा लगता था उसका यूँ शादी से पहले आमिर के घर जाना, मगर आमिर की मम्मा ने उनको समझाया था। भाभी, मैं चाहती हूँ कि मोमिना इस माहौल को अच्छी तरह से समझ ले ताकि कल जब आमिर के साथ ऐसी पार्टीज़ में जाए तो उसे मुश्किल पेश ना आए। सच पूछें तो मैं भी एक सादा से घराने की थी। शुरू में घबरा जाती थी तकरीबात में। कर्नल साहब अभी तक समझते हैं कि मुझ में वो कॉन्फिडेंस, वो एटीट्यूड नहीं आया जो उनकी बीवी में होना चाहिए था। मैं नहीं चाहती कि मोमिना को भी ऐसे हालात दरपेश हों। वो तो सही है, मगर आप तो जानती हैं हमारा ख़ानदान बड़ा है, हर सोच रखने वाले लोग हैं। अम्मी का एहतजाज सबीहा की मीठी ज़ुबान और कुछ नाजुक रिश्ते की वजह से कमज़ोर पड़ा था। लोगों की आप परवाह क्यों करती हैं भाभी? फिर वैसे भी कौन सा आमिर यहाँ होता है जो कोई मोमिना के यहाँ आने पर एतराज़ करे? सबीहा ने मलाइमत से समझाया था। अम्मी को अच्छा लगा था या नहीं, मगर अब्बू के सामने यही जुमले दोहरा कर उसे आमिर के घर जाने की इजाज़त दिलवाती थी। गाड़ी उसे लेने के लिए निकल चुकी थी। अबीरा का मैसेज देखते ही उसने जल्दी पकड़ी। सैंडल पहने, सुर्ख शेफून का दुपट्टा ओढ़ा। उफ़, कितनी प्यारी लग रही हैं मोमिना आपी। उर्वा का दिल भी साथ धड़का जो पलके झपकाए बिना मोमिना आपी को देख रही थी।
جو اتنی لکی تھیں کہ ان کی منگنی بھی ہوئی تھی، گفٹ بھی ملے تھے اور دعوتیں بھی ہوتی تھیں۔ عروہ کہہ دیا نا ایک بار، نہیں لے کر جاؤں گی۔ مومنہ کی اس پر نظر پڑی تو گھور کر کہا، جگہ تو ہوتی ہے گاڑی میں، پھر بھی نہیں لے جاتی۔ ابھی میں تو کبھی اتنی بڑی گاڑی میں بیٹھی بھی نہیں۔ ایسا حسرت بھرا لہجہ تھا کہ امی ہوتی کمرے میں تو 7 بار اس کی سفارش کرتی۔ وہاں صرف میں انوائٹڈ ہوں، مومنہ نے موبائل اٹھاتے ہوئے کہا۔ عروہ کو اس کا جملہ سمجھ آیا یا نہیں، یہ ضرور سمجھ آ گئی تھی کہ مومنہ ابھی ساتھ لے کر جانے والی نہیں۔ ہبا کو بھی تو لے کر گئی تھی، دکھی دل کے ساتھ شکوہ کیا۔ اسی لیے تو تمہیں لے کر نہیں جا رہی، اس نے بالوں میں ہاتھ پھیرتے ہوئے کہا۔ اسے پچھلی بار کی بے عزتی بھولی نہیں تھی جو ہبا نے دعوت افطار میں کروائی تھی۔ گزرے رمضان میں عامر کی مما نے بہت پیار سے بلایا تھا اسے، اور ہبا کے ڈائیلاگ سن کر اس کا دل بھی پسیج گیا تھا۔ وہ اسے ساتھ لے گئی تھی۔ پہلی بے عزتی تو تب ہوئی جب اس نے افطار سے پہلے میز سجا دیکھا۔ ہائے اللہ، اتنی ساری چیزیں! اس نے آنکھ ہی آنکھ میں اسے اشارہ کیا کہ منہ بند رکھے۔ کرنل حبیب اللہ کے سامنے اس کی ویسے ہی جان جاتی تھی۔ ہبا تو چپ ہو گئی تھی، مگر گڑبڑ تب ہوئی جب اس نے شربت کا گلاس گرا دیا تھا۔ کرنل صاحب کے چہرے کے تاثرات دیکھ کر وہ شرمندہ سی ہو کر اٹھی اور اس کی فراق صاف کرنے کے لیے واش روم میں آ گئی۔ جب بھی یہ فراق پہنتی ہوں نا، گندی ہو جاتی ہے۔ پہلے جب پھوپھو یاسمین کے گھر گئے تھے نا، تو ماہا نے پیشی کر دی تھی۔ ہبا چپ ہو جاؤ، اسے ڈر تھا کہ عامر کے ڈیڈی تک اس کی آواز نہ چلی جائے۔ اچھا، اس نے سر ہلایا اور ساتھ ہی شروع ہو گئی۔ ماما سے کہا بھی تھا پیمپر لگا دیں ماہا کو۔ ماما نے کہا پیمپر مہنگے ہو گئے ہیں، پھوپھو کے گھر ہی تو جا رہے ہیں، خیر ہے۔ ہبا، وہ جو انکل ہے نا بڑے والے، ان کے سامنے چپ رہنا ہے، ورنہ میں پھر تمہیں لے کر نہیں آؤں گی۔ اس کی دھمکی کارگر ثابت ہوئی، زبان بندی تو ہو گئی، مگر پھر میز پر آ کر بیٹھی تو کھاتے کھاتے اپنی پلیٹ میں رکھے وونٹون ٹیشو میں لپیٹنے لگی تھی۔ مومنہ نے کرنل حبیب اللہ کی نظروں کے تعاقب میں دیکھا تو ماتھا پیٹنے کا جی چاہا۔ اسے گھورا۔ ولی کے لیے لے کے جاؤں گی، اس نے کھائے نہیں نا کبھی۔ خیر، اس دن کے بعد تو اس نے تو ویسے ہی توبہ کر لی تھی کہ ہونے والی سسرال ایسے نمونوں کو ہرگز نہیں لے کر جانا، اور ارادہ پختہ تب ہوا جب اگلے دن عامر کی کال آئی تھی۔ اس نے ڈائریکٹ تو کچھ نہیں کہا تھا، مگر اس کی باتوں کا لب لباب کچھ یہی تھا کہ بچوں میں مینرز ہوتے ہیں، نہ ہی ڈسپلن۔ اس کے ڈیڈی کو کوفت ہوتی ہے ایسے بچے دیکھ کر۔ انہوں نے اپنے بچوں کو شروع سے نظم و ضبط، ادب آداب، ایرا وغیرہ کے ساتھ پروان چڑھایا۔ گاڑی آ گئی ہے مومنہ، ہمایوں باہر سے اطلاع دے رہا تھا۔ اس نے سوچ سے نکل کر ایک بار پھر اپنے آپ کو دیکھا۔ سرخ دوپٹہ سر پر اوڑھا اور کلچ اٹھا کر باہر آ گئی۔ چادر تو لے لیتی، امی نے گھورا تھا اسے۔ سرخ دوپٹے کے حالے میں اتنی پیاری لگ رہی تھی کہ ڈر ہوا نظر ہی نہ لگ جائے۔ ایک ان کا وقت تھا کہ لال رنگ کنواریوں کے لیے نہیں تھا، اور اب لڑکیاں جو رنگ چاہیں پہنتی، جیسا چاہے میک اپ کرتی۔ دوپٹہ بڑا ہے کافی، اور گاڑی میں ہی تو جانا ہے۔ وہ جلدی سے نکل گئی تھی۔ ہمایوں اسے گاڑی تک خود چھوڑنے گیا تھا۔ ساتھ چلتے ہوئے اس کی نظریں اس کے سنہری پیروں پر تھیں۔ اس کے پیروں میں بڑی کشش تھی۔ زرعی سینڈل پہنتی تو پیر سونے جیسے لگتے، سلور جوتا پہنتی تو پیر چاندی جیسے لگتے۔ ڈرائیور نے اسے دیکھ کر جلدی سے پچھلی سیٹ کا دروازہ کھول دیا تھا۔ وہ سر پر دوپٹہ صحیح کرتے ہوئے بیٹھ گئی۔ اس کے سنہرے پیر اندر گئے تو ڈرائیور نے دروازہ بند کیا۔ یہ پیر ایسی ہی گاڑی کے لیے ہیں۔ وہ ہلکا سا مسکرایا اور مومنہ کو اپنی طرف دیکھتا پا کر ہاتھ ہلایا۔ گاڑی آگے بڑھ گئی تھی۔ مومنہ حیدر کو سکون سا ملا اے سی والی گاڑی میں بیٹھ کر۔ دنیا ہی الگ سی لگنے لگتی تھی۔ رکشے ٹیکسی میں بیٹھ کر جو دنیا لگتی ہے، اس سے یکسر مختلف۔ اس نے ان زمینوں کی طرف دیکھا جو ایکڑوں مربعوں پر پھیلی ہوئی تھیں، مگر اس کے ابو، چاچو اور ہمایوں کا پسینہ چوس کر بدلے میں اتنا بھی نہیں دیتی تھی کہ وہ ایک شاندار گاڑی ہی خرید سکتے۔ شوگر مل پہنچنے تک یہ سوچیں اس کے ذہن سے نکل چکی تھیں، اور وہ دعا کر رہی تھی کہ کرنل حبیب اللہ گھر پر نہ ہو۔ ان کا سامنا مشکل لگتا تھا اسے۔ گیٹ ٹوگیدر شکر ہے کہ صرف عورتوں کی تھی۔ ہر انسان کو ایک ایسا ساتھ چاہیے ہوتا ہے جو دکھ اور سکھ میں، جو نشیب اور فراز میں پیچھے نہ ہٹے۔ خولا کو وہ ایسا ہی ساتھی پاتے تھے۔ اس سے سب حال کہہ کر اتنے دن کی اذیت، کرب اور تکلیف سے مکمل نجات تو نہ ملی تھی، مگر ان کے عافیت میں کمی ضرور واقع ہوئی تھی۔ اس دن کے بعد سے وہ پھر نہیں روئے تھے۔ انہیں یقین ہو چکا تھا کہ خولا ظاہر جو بھی کرے، حقیقت یہ تھی کہ وہ ان کی غم گسار تھی، ان کی رازداں تھی۔ اس لیے اس رات واپسی پہ جب اس نے انہیں بابا سے ہونے والی گفتگو بتائی تو انہیں اچھا نہیں لگا۔ آپ نے بابا سے سب کیوں ڈسکس کیا خولا؟ اس لیے کہ میں یہ کیس لڑنا چاہتی تھی، اور ہر کیس لینے سے پہلے میں بابا سے ڈسکس ضرور کرتی ہوں۔ اس کے جواب پر وہ خاموش رہے۔ اور میں آپ کو یہ احساس بھی دلانا چاہتی تھی کہ آپ ایک بار پھر سوچ لیں۔ ابھی بابا سے ڈسکس کیا تو آپ کو برا لگا، کل دنیا بات کرے گی۔
جب آپ ملہار اور وارث امین پر کیس کریں گے تو ہر کوئی آزاد ہوگا اس موضوع پر بات کرنے کے لیے۔ بابا سائیں کو بھی چپ رہنے کا حساب دینا ہوگا، لوگ آپ سے بھی سوال کریں گے۔ حق انصاف کی باتیں کرنی بہت آسان ہوتی ہیں ضامن مصطفیٰ، مگر اس کے لیے لڑنا بے حد مشکل۔ اس کا لہجہ نامحسوس طریقے سے تلخ ہونے لگا تھا۔ میرے بابا کو ہی لے لیں، مجھے کہتے تھے کہ وہ میرے ہر فیصلے میں، میرے ہر قدم پہ میرے ساتھ ہیں، مگر جب میں نے خلا کر لینے کا فیصلہ کیا تو انہوں نے مجھے واپس بھیج دیا۔ اور میری ماما جو کہتی ہیں کہ ان کو میری خوشی، میرا سکون بہت عزیز ہے، مگر جب میں نے ان کو بتایا کہ میں ضامن مصطفیٰ کو چھوڑ رہی ہوں تو انہوں نے ظاہر یوں کیا جیسے غلطی میری ہی ہوگی، حالانکہ وہ جانتی ہیں کہ ان کی بیٹی یوں ہی اتنی بڑی بات نہیں کر سکتی۔ اس کا لہجہ کڑوا تھا، حالانکہ پچھلے 2 ہفتوں سے اس کا رویہ دیکھ کر ضامن کو لگ رہا تھا کہ ان کے بیچ فاصلے کم ہونے لگے ہیں، مگر اس وقت لگ رہا تھا وقت کا پہیہ گھوم کر پھر اسی جگہ آ رکا جہاں سے فاصلے شروع ہوئے تھے۔ معاف کیجیے گا ضامن مصطفیٰ، یہ بھی حقیقت ہے کہ جب انسان خود ایک تکلیف سے گزرتا ہے تب اسے لگتا ہے کہ اس کا غم بہت بڑا ہے، اسے اپنے پیاروں کے لیے انصاف چاہیے ہوتا ہے۔ وہ بھول جاتا ہے کہ کوئی اور بھی اس تکلیف سے گزرا تھا، اسے بھی انصاف چاہیے تھا، مگر اس کے لیے انہی ہاتھوں نے میزان توڑ ڈالا تھا۔ عبدالہادی تو یاد ہوگا نا آپ کو، امتل احد بھی یاد ہوگی، چلے وہ نہیں تو جگدیش مہیشوری تو یاد ہی ہوگا، وہ بھی قاتل ہے اپنی بہن کا، وارث امین کی طرح، ملہار مصطفیٰ کی طرح۔ ایک کو عبرتناک سزا ملے اور دوسرا بعزت بری ہو جائے، واہ کیا جسٹس ہے۔ کھولا نے خواہ ہنسنے کی کوشش کی، ضامن مصطفیٰ خاموش رہے۔ کبھی انسان کا کوئی ایک فعل اس کو ہمیشہ کے لیے مجرم بنا دیتا ہے، وہ سزا بھگت بھی لے تو اس کے فنگر پرنٹس، اس کا مگ شاٹ، کوئی بند پڑی فائل اسے مجرم ہی ثابت کرتے ہیں۔ ایسا ہی کچھ ان کے ساتھ بھی ہو رہا تھا۔ تم جی ایم کی بہو ہو مومنہ، کسی انجینئر یا سپروائزر کی نہیں، ان عورتوں کو تمہارے سامنے بیچنا چاہیے نہ کہ تمہیں۔ عامر جھنجھلایا ہوا تھا، اس کا یہ رویہ ہر دفعہ ہوتا تھا جب وہ ان کے گھر سے ہو کر آتی تھی۔ عام دنوں میں اس کا موڈ خوشگوار رہتا تھا۔ ایسا کیا کر دیا میں نے عامر؟ چھوٹی سی بات ہی تو ہے، وہ بھی جھنجھلا گئی تھی۔ چھوٹی سی بات؟ مومنہ تم اسے چھوٹی سی بات کہہ رہی ہو؟ عامر مجھے لگتا ہے آپ مجھے اپنی نظر سے کم اپنے ڈیڈی کی نظر سے زیادہ دیکھتے ہیں۔ اس کی آواز میں نمی گھلی، آنکھوں کی سطح بھی بھیگی۔ دیکھا تو اپنی نظر سے ہی تھا، تبھی تو پسند کیا تھا۔ دوسری طرف عامر نرم پڑا، عورت کے آنسو میں بڑی طاقت ہے بھائی، لیکن پرکھ اپنے بابا کے معیار پر رہے ہیں۔ اس کے جملے پہ دوسری طرف کافی دیر خاموشی چھائی رہی۔ ہاسٹل کب جا رہی ہو؟ جب بولا تو لہجہ نارمل تھا۔ کل، اس نے مختصر سا جواب دیا، مگر اتنا ہوا کہ جب کال ختم ہوئی تو دونوں طرف لہجے نارمل، موڈ خوشگوار ہو چکے تھے۔ ہینڈز فری کان سے ہٹا کر مومنہ نے کتاب اٹھائی، اس پہ سخت الفاظ نظر سے گزر رہے تھے، مگر دماغ میں وہ شام ہی چل رہی تھی۔ گیٹ ٹوگیدر بہت اچھی رہی تھی، جی ایم کی ہونے والی بہو کو بہت توجہ بھی ملی تھی۔ مسز جی ایم، آپ کی بہو تو بہت پیاری ہے، آپ کی بہو کی آنکھوں کا رنگ بہت پیارا ہے۔ سب بیگمات اس طرح کے جملے صبیحہ کے سامنے ادا کر رہی تھیں، جس پر وہ بہت خوش نظر آتی تھیں۔ خواتین اور لڑکیاں اس کے سنہری بالوں کی، اس کی آواز، اس کے لباس کی تعریف بھی کر رہی تھیں۔ ان میں سے ایک خاتون نے اس کے کرتے پہ ہوئی کڑھائی کی تعریف کرتے ہوئے پوچھا تھا کہ اس نے کہاں سے بنوائی۔ اس کے ہونٹوں سے مسکراہٹ ایک پل کے لیے غائب ہوئی تھی۔ اس نے غور سے اس کی طرف دیکھا، وہ اس کا مذاق اڑا رہی تھی یا واقعی تعریف کر رہی تھی، لیکن عورت کی نگاہ میں ستائش تھی۔ اسے ہونے والے سسر جی کے کمنٹ یاد آ گئے تھے جو انہوں نے اس کے سامنے نہیں دیے تھے، مگر آواز اس تک ضرور پہنچ گئی تھی۔ تم نے اسے بتایا نہیں تھا کہ اس ایوننگ کے لیے فارمل اٹائر ہو؟ جی ایم کی بہو اس گیٹ ٹوگیدر میں کیجول ڈریس پہن کر جائے گی۔ ابیرہ، مومنہ کو اپنا کوئی ڈریس دو۔ بابا، مومنہ کی ہائٹ مجھ سے زیادہ ہے، ابیرہ آہستہ آواز میں بولی۔ قد برابر بھی ہوتا تو وہ مومنہ سے یہ نہیں کہہ سکتی تھی کہ تمہارا لباس تقریب کے مطابق نہیں، اس لیے میرا پہن لو۔ ٹھیک ہے، تھی وہ مومنہ سے خفا۔ مومنہ پہلے اس کی دوست تھی، مگر عامر سے منگنی ہونے کے بعد باتیں منگیتر سے شیئر کرتی تھی، دوست سے چھپاتی تھی۔ ابیرہ تو اسے ہمیشہ دوست رکھنا چاہتی تھی، مگر وہ بھابھی بن گئی تھی، تو پھر وہ بھی کیوں نہ محض نند بن کر رہے۔ ابیرہ ایک غلط فہمی پہ مومنہ سے دور ہو گئی تھی، مگر باپ کی طرح اس کی دل آزاری نہیں کر سکتی تھی، اس لیے ان کو ٹالا۔ لاؤنج میں بیٹھی مومنہ کو بے عزتی محسوس ہوئی تھی اور آنکھیں بھی بھیگ رہی تھیں، مگر اس نے سب کے سامنے خود کو فارمل ظاہر کرنے کی بھرپور کوشش کی تھی، اور پارٹی میں آ کر اتنی تعریفیں سن کر وہ بھول سی گئی تھی کرنل حبیب اللہ کے جملے، اور اس عورت نے پھر یاد دلا دیا، بس ایک پل کے لیے۔ پھر اس نے تفاخر سے بتایا، ہمارے ہاریوں کی عورتیں یہ کام کرتی ہیں، ہرمچ گج ایبلک وہ سب کر لیتی ہیں۔
واओ हाउ लकी यू आर। औरत को उस पर रश्क आया। मेरा भी बहुत दिल चाहता है गज पहनने को। बना हुआ जो मिलता है इतना फाइन नहीं होता। दिल चाहता है खुद बनवाऊं अपनी पसंद के रंगों का। नो प्रॉब्लम, मैं बनवा दूंगी, उसने मुस्कुराते हुए कहा। और यही ऑफ़र महंगी पड़ गई। जब वो खातून जो किसी इंजीनियर की बेगम थी अपनी कमीज़ लेकर सबीहा के पास आई थी, कर्नल हबीबुल्लाह को पता चला तो वो बहुत दिल मिलाए थे। अब उनके मातहत ये जुर्रत करेंगे। उनकी होने वाली बहू को पता ही नहीं था कि इज्जत कैसे करवाई जाती है, रौब कैसे रखा जाता है। हाँ, वाकई वो नहीं जानती थी। अब्बू ने कभी ये एहसास उनमें पनपने नहीं दिया था कि वो बरतर हैं। अंजुमन पर चिल्लाना अलग बात थी, वरना हारियों की माइयाँ आती, अपने दुख दर्द माँ और अम्मी से बयान करती। उनके बच्चों के स्कूल फॉर्म फातिमा या मोमिना भर कर देती। जिस वक्त भी वो आती उनका बर्तन दूध या लस्सी से भर कर देती। जो घर में पका होता वो उन्हें खाने को दिया जाता। आसिया चाची कहती थी, हम इनके मालिक नहीं इनके मुलाजिम लगते हैं। खैर वो ऐसा नहीं सोचती थी, इसीलिए तो उस इंजीनियर की बीवी से फट कह दिया कि वो उसे गज बनवा देगी। उसे लगता था कि अपने अंदर तब्दीली लानी पड़ेगी। अब वो चौधरी नगर के जंजालपुरा की मोमिना हैदर नहीं थी, जो बिना सोचे समझे जो मुंह में आया बोल देती थी, जो जैसा भी पहन लेती उसके सादा से ख़ानदान में फैशन बन जाता। वो एक जीएम की बहू बनने जा रही थी, कोई छोटी बात थोड़ी थी। वो इन्हीं सोचों में थी जब उसने हुमायूं को घबराए हुए अंदाज में घर में दाखिल होते देखा। वो खेतों से होकर आया था शायद, जूते मिट्टी में लथड़े हुए थे। अंजुमन अभी सफाई करके गई थी। मोमिना चिल्लाई, मगर वो नज़रअंदाज किए जूतों के मिट्टी भरे निशान छोड़ते हुए सीधा सुलेमान चाचू के कमरे में चला गया। कुछ ही देर में चाचू भी उसके साथ बाहर निकले। उनके चेहरे पर भी परेशानी थी। वो दोनों तेज़ी के साथ बाहर निकल गए। बरामदे में अम्मी, आसिया चाची और इरम चाची इकट्ठे खड़े कोई बात कर रहे थे। वो जल्दी से उनकी तरफ बढ़ी। क्या हुआ अम्मी? बैल चोरी हो गए। पास खड़ी हिबा ने जो तामी से सुना वो जल्दी से बयान किया। अम्मी माथा पकड़कर बैठ गई थी। क्या, कैसे? फ़खरे कहाँ था? वो भी फिक्रमंद हुई। पता नहीं, हुमायूं ने कुछ बताया नहीं ठीक से और तुम्हारे चाचू को लेकर निकल गया है, आसिया ने बताया। मामा, मैं सेब की दादी को बताऊं कि हमारे टग्गे चोरी हो गए हैं। हिबा ने जल्दी से चप्पल पहनी। इरम ने उसका बाजू थामकर उसे घुरका। बच्चों को इदराक नहीं था कि यह कितना संजीदा मसला है। जमींदार का माल मवेशी उसकी ज़मीनों के बाद दूसरा बड़ा असासा होता है। सामने खड़े शख्स को देखते हुए वो बेयकीनी और हैरानगी की इंतहा पर थी। वो तो समर अलवी के केस को स्टडी कर रही थी जब दरवाजे पर दस्तक हुई थी। उसने फाइल में गुम ही यस कम इन कहकर दस्तक देने वाले को अंदर आने की इजाज़त दी थी। उसके गुमान में भी ना था कि वो उसे देखेगी। तो क्या वो महेश्वरी पैलेस से खाली हाथ वापस नहीं आई थी? हल्की सी मुस्कुराहट उसके लबों पर आई। मैं सोचा करता था कि जब मैं बाहर आऊँगा तो मेरे इस्तकबाल के लिए किसी अपने की मुस्कुराहट नहीं होगी, मगर यह यकीन था कि हौसला बढ़ाने के लिए आप सामने या साथ खड़ी होंगी। ऐसा नहीं हुआ। वो कोई शिकवा नहीं कर रहा था, कोई तंज नहीं कर रहा था। बहुत सादा सा लहजा था उसका, लेकिन वो शर्मिंदा सी हुई। बहुत बुरा है मौसम, उसने मुझे बताया भी नहीं, वो नदामत मिटाने को बोली। अब्दुल हादी मुस्कुराया। बैठो ना तुम, उसने मेज़ की दूसरी जानिब पड़ी कुर्सी की तरफ इशारा करते हुए कहा। वो बैठ गया तो खुलकर मुस्कुराई। बहरहाल वो बहुत खुश थी उसे हवालात से बाहर देखकर। बेल हुई है मेरी। गायत्री देवी ने गवाही दी कि उन्होंने अपनी बेटी को खुद मेरे साथ रुखसत किया था उस रात। वो तफसीलात बताने लगा था। वो खुश या पुरजोश दिखाई नहीं देता था। और गायत्री देवी ने यह नहीं बताया कि उनकी बेटी का कातिल वो किसे समझती हैं? नहीं, उसने यकलफ्ज़ी जवाब दिया। उसने खोला को नहीं बताया कि एडवोकेट मौज़म ने यह सवाल किया था उनसे, जिसके जवाब में उन्होंने लाइल्मी का इजहार किया। और जब उनसे ये सवाल किया गया कि क्या वो अपनी बेटी के कातिल को करार वाकई सज़ा दिलवाना चाहती हैं, वो खामोश रहीं। और जब सवाल दोहराया गया तो उन्होंने नज़रें चुराकर कहा, हाँ, मैं चाहती हूँ कि मेरी बेटी का कातिल अपने अंजाम को पहुँचे। उसे उनके अंदाज पर हैरत नहीं हुई थी, गिला नहीं हुआ था। वो माँ थीं। वो मारी जाने वाले की माँ थीं तो वो मारने वाले की माँ भी थीं। उनसे ज़्यादा सूली पर और किसकी जान अटकी होगी? अब क्या इरादा है? गोठ जाऊँगा, अम्मा मेरी राह तकती होगी, अब्दुल हादी ने जवाब दिया। उसे वही जाना था। वो बहुत उदास हो गया था माँ के लिए। गंगा उससे 2-3 बार मिलने आई थी। पता नहीं किस किस से अपना और साथ आने वाले का किराया पकड़कर वो कराची तक आती थी। पूरी मुलाकात के दौरान उसे तकती रहती, उसके चेहरे पर हाथ फेरती रहती, उसका माथा उसके हाथ चूमती। वो आखिरी बार 7 महीने पहले आई थी। वो उसका मुंतज़िर रहता था, मगर यह भी चाहता था कि वो हवालात ना आया करे। वो कोई जगह होती है भला माँ के आने के लिए?
ہاں ضرور جاؤ، ویسے میں نے یہ سوال یہ جاننے کے لیے کیا تھا کہ آگے کا کیا ارادہ ہے، اسٹڈیز کنٹینیو کرنا چاہتے ہو یا کوئی جاب کرو گے؟ جگدیش مہیشوری کو پھانسی کے پھندے تک پہنچاؤں گا، اس نے بہت واضح لفظوں میں اپنے آگے کا ارادہ بیان کیا تھا۔ جنگ بڑی ہے عبدالہادی، جانتا ہوں، وہ بے خوف تھا، وہ بہت کچھ ہار چکا تھا، اب زندگی کو داؤ پہ لگاتے ہوئے وہ نڈر تھا۔ گڈ، اس جنگ میں تمہارے ساتھ نہیں ہوں، مگر آپ میرے ساتھ ہیں ایڈوکیٹ خولا بنت زید۔ وہ نیک خواہشات کا اظہار کرنا چاہتی تھی جب عبدالہادی نے اس کی بات کاٹ دی۔ آپ سے زیادہ اور کون میرے ساتھ ہوگا جس کی زندگی داؤ پہ لگ گئی میری وجہ سے؟ چند لمحوں کے لیے خولا سے بولنا مشکل ہوا۔ اس کے لیے تم فکر مند نہ ہو، ضامن اچھے انسان ہیں، اس کے منہ سے بے ساختہ نکلا تھا۔ اچھا، عبدالہادی نے جیسے اس کی بات کا یقین نہ کیا تھا۔ ویل، ایسا ہے تو مجھے خوشی ہے، میرے دل پہ پڑے بوجھوں کے ڈھیر میں سے ایک بوجھ کم ہوگا۔ ہاں، تم یہ بوجھ اپنے دل سے اتار دو، ضامن نفیس بندے ہیں، وہ بلیک میل ہوئے ہوں گے جگدیش مہیشوری کے ہاتھوں، تمہیں پتہ تو ہے اس شخص کا۔ پتہ نہیں وہ ضامن مصطفیٰ کا دفاع کیوں کر رہی تھی۔ ہاں، مجھ سے زیادہ کس کو پتہ ہوگا اس درندے کا، اس کو کیفر کردار تک پہنچانا ہی اب میری زندگی کا مقصد ہے۔ ہاں، ہم بھی امتل عہد کے لیے انصاف چاہتے ہیں، انشاءاللہ ایسا ہی ہوگا۔ اگر اللہ ہے، اگر امتل عہد کا عہد ہے تو ایسا ہی ہونا چاہیے۔ عبدالہادی کے عجیب سے لہجے میں کہنے پر خولا نے غور سے اس کی صورت دیکھی۔ عبدالہادی، اگر تمہیں اللہ کی ذات کے بارے میں کوئی ابہام ہے تو تم مسلمان کیوں ہوئے؟ آپ نے پہلے بھی یہ سوال پوچھا تھا اور میں نے جواب دیا تھا کہ میں عمر سے عبدالہادی اس لیے بنا کہ یہ امتل عہد کی آخری خواہش تھی۔ اب بھی میرا جواب یہی ہے۔ اس نے سنجیدگی کے ساتھ جواب دیا، یعنی وہ یہ جتانا چاہ رہا تھا کہ اس نے اپنا مذہب امتل عہد کے لیے تبدیل کیا، عہد کے لیے نہیں۔ کھانا کھایا؟ اس کے جواب پر خولا کچھ دیر کے لیے تو چپ سی رہ گئی، پھر موضوع سے ہٹتے ہوئے اس سے پوچھنے لگی۔ اس نے نفی میں سر ہلایا۔ سہ پہر ڈھل رہی تھی جب ساری فارمیلٹیز پوری ہونے کے بعد وہ حوالات سے باہر آیا۔ وہ سیدھا ایک ہی جگہ جانا چاہتا تھا، مگر ایڈوکیٹ معظم حیدر اس کو خولا کے پاس لے جا کر اسے سرپرائز دینا چاہتا تھا۔ وہ انکار نہ کر سکا۔ یہ دونوں اس کے وہ محسن تھے جو بنا کسی صلے کے لیے اس کے لیے لڑ رہے تھے۔ وہ عمر بھر ان کے لیے خود کو ان کا مقروض پاتا تھا۔ چلو کھانا کھاتے ہیں، اس نے میز پر سے اپنے کاغذات سنبھالتے ہوئے کہا۔ نہیں، مجھے جانا ہے، عبدالہادی نے شائستگی کے ساتھ معذرت کی۔ اسے جانا تھا اور خولا شاید جانتی تھی کہ اسے کہاں جانا ہے۔ میں چھوڑ دوں تمہیں؟ نہیں، وہ ایک بار پھر منع کرتا ہوا اٹھ کھڑا ہوا۔ عبدالہادی ایک فرضی کردار ہے، عبدالہادی ایک حقیقت ہے۔ وہ کوئی آس نہ دلاتا تھا مگر وہ لڑکی پر امید تھی، اور آج وہ محض ایک فرضی کردار نہیں رہ گیا تھا۔ جسے ایک لڑکی نے تخلیق کیا تھا وہ سچ بن چکا تھا، جسے عہد نے تخلیق کیا تھا۔ چرمور کرتے پتوں پہ پاؤں رکھتے ہوئے اس نے شہر خموشاں کی اس باسی کو تلاش کیا جو اس حقیقت کو دیکھنے کے بجائے یہاں آ سوئی تھی۔ امتل عہد کی قبر کے بارے میں بتا سکتے ہیں آپ کہ کون سی ہے؟ اس نے قبر کے کتبے کو صاف کرتے گورکن سے سوال کیا۔ قبر لفظ نے بڑا حوصلہ مانگا تھا ادا ہونے کے لیے۔ امتل عہد، گورکن سوچ میں پڑا۔ وہ ذہن میں تمام کتبے لے کر آیا۔ شب و روز ان خاموش مکینوں کے بیچ گزرتے تھے، اسے سب کے نام یاد ہو گئے تھے۔ امتل عہد نام کا کتبہ اس نے اس قبرستان میں نہیں دیکھا تھا۔ کب وفات ہوئی ان کی؟ عبدالہادی نے جواب دیا تو اس نے نفی میں سر ہلایا۔ میں یہاں 2 سال پہلے آیا ہوں، پہلے کی قبروں کا مجھے نہیں پتہ، رجسٹر سے دیکھ کر بتا سکتا ہوں۔ کیا عمر ہوگی ان کی اور والد کا نام بھی بتائیے پلیز۔ عبدالہادی نے تفصیلات بتائیں تو وہ اپنے کمرے میں آ گیا۔ رجسٹر اٹھا کر اس نے تاریخ وفات کے حساب سے ریکارڈ نکالا۔ اسے امتل عہد کا نام نظر نہیں آیا۔ وہ رجسٹر اٹھائے باہر چلا آیا۔ اس تاریخ پہ 2 لوگوں کی تدفین ہوئی، جن میں سے ایک مرد ہے اور ایک عورت، لیکن اس کی عمر بھی 70 سال ہے، گورکن نے بتایا۔ نہیں سوری، ان کی تاریخ وفات تو یہی ہے، مگر اس قبرستان میں تدفین 10 دن بعد ہوئی تھی۔ آپ اس دن کا ریکارڈ دیکھیں پلیز۔ 10 دن بعد؟ گورکن کچھ حیران ہوا، مگر اتنا بھی نہیں، قبرستان کہانیوں سے بھرا پڑا تھا۔ اس دن ایک لڑکی کی قبر تیار کی گئی، لیکن اس کا نام بھی امتل عہد نہیں، بنت رحیمہ ہے۔ ہاں وہی ہے، کہاں ہے اس کی قبر؟ عبدالہادی نے بے قراری سے پوچھا۔ گورکن نے قبر نمبر پہ جو نظر ڈالی تو چونک گیا، اس کا سر نفی میں ہلا۔ وہ نہیں ہو سکتی، وہ قبر تو کسی… کہاں ہے وہ قبر؟ عبدالہادی نے اس کی بات سنی نہیں اور اپنا سوال دہرایا۔ گورکن نے پھر سمجھانا چاہا۔ عبدالہادی خود ہی چل پڑا، وہ ہر قبر کے کتبہ پر نظر ڈال رہا تھا۔ گورکن سر ہلاتا ہوا اس کے پیچھے چل دیا۔ اس قبر پر کتبہ نہیں ہے، گورکن نے آہستہ سے بتایا۔ عبدالہادی اس کی طرف مڑا۔
फिर इम्तिहान ना लो मेरा, बताओ कहाँ है वो कब्र। आए मेरे साथ। गोरकन ने फिर सर हिलाते हुए सोचा कि कब्र दिखा ही दे, वरना समझेगा नहीं ये बंदा। उस कब्र पर पहुंचकर 2 लोग मंजमद हुए थे। अब्दुल हादी, जिसको पता था कि वो 21 साल की जीती जागती, हंसती मुस्कुराती, रोती चिल्लाती लड़की मर चुकी है। मालूम था कि वो राख बनकर बह चुकी, वो दफन हो चुकी, मगर कब्र सामने देखकर पथरा गया। ये लहद थी एक जवान लड़की की। पथरा तो गया था गोरकन भी। ये लहद थी एक जवान लड़की की। छोटी सी कब्र जैसे किसी नौज़ायदा बच्चे की लहद, जिस पर एक जवान आता था, कलियां बखेरता था, रोता जाता था। आज कई माह बाद एक और खूबसूरत जवान आया था, कलियां बखेर रहा था, रो रहा था। कब्रिस्तान में कहानियां बिखरी पड़ी थीं, मगर ये कहानी उसकी समझ से बाहर थी। वो पलट गया, मन में कई सवाल लिए, और अब्दुल हादी बैठा रह गया, मन में पछतावे लिए। उसने सनम की आखिरी ख्वाहिश पूरी की थी, मगर देर से। कहीं तो मोहब्बत की लाज रखनी थी, रखी मगर देर से। देखो मैं तुम्हारे सामने क्या बनकर आया हूँ, अब्दुल हादी। वो हल्का सा हंसा, आँख से आंसू टपका। पुकारो ना मुझे अब्दुल हादी। नन्ही सी कब्र पे पड़ी मोतिया की कलियां उसके आंसुओं से ताज़ा दम होने लगी। मुझे अब्दुल हादी कहकर पुकारो अमतल अहद, मुझे अब्दुल हादी कहकर पुकारो प्लीज़। अब्दुल हादी उसके लब से यूं अदा हुआ कि ज़िंदान में खुशबू बनकर बिखर गया। वो एक बार फिर कैद में चली गई थी। उसे पैगाम आया था कि गुजार ले वो अपने अहद के साथ ज़िंदगी। यही चाहती थी ना वो? हाँ, गुजार रही थी वो शब रोज़ अपने अहद के साथ। यही चाहती थी वो। लेकिन वो बशर थी, अल्लाह ने उसे आज़ाद पैदा किया था। वो उस कमरे में कैद थी, अल्लाह ने उसे रिश्तों के साथ पैदा किया। यहाँ वो तन्हा थी। कैद और तन्हाई कबूल करना आसान नहीं। वो यहाँ से निकलकर अपने चौधरी नगर जाना चाहती थी, जहाँ माँ थी, असवद था, और वो सब थे जो उसे प्यारे थे। वो सब उसके लिए घूंट घूंट आबे हयात थे। वो उमरकोट के महल भी जाना चाहती थी, वो महल जो कभी उसके लिए ज़िंदान था, अब वो उसके डैडी की याद था, मम्मी की रिहाइश था, और वहाँ उसका महबूब भी तो रहता था। लेकिन शायद अब वो वहाँ ना हो, शायद उसके बाद वो महल छोड़ चुका हो। अब्दुल हादी, उसके दिल ने फिर एक गीत गाया। आज वो बहुत दिनों बाद उस ग्रोसरी स्टोर आया था, शायद 17-18 दिन बाद। ज़रूरत ही ना पड़ी थी। 2 दिन का सामान हफ्ता भर चल जाता और हफ्ते का महीने भर। उसकी सूरत और सेहत जाहिर करती थी कि उसके शौक़ ही कम ना हुए थे, उसकी ज़रूरियात भी महदूद होने लगी थी। वो ट्राली को घसीटते हुए फ्रोज़न फूड वाले हिस्से की तरफ आया और डीप फ्रीज़र में से चंद पैकेट्स निकालकर सॉफ्ट ड्रिंक की तरफ बढ़ा। जब उसके पीछे कोई आकर उससे टकराया, उसने बेइख्तियार पीछे मुड़कर देखा था। वहाँ 2 लड़कियाँ खड़ी थीं। एक साफ रंगत की छोटे से कद की लड़की थी जिसने जीन्स पर छोटी सी फ्राकनुमा शर्ट पहन रखी थी, जबकि दूसरी लड़की लंबी और गंदमी रंगत की थी। पता नहीं उसके बाल कुदरती इतने घुंघराले थे या उसने करवा रखे थे। नाक के दोनों नथनों के बीच वाली जगह पे उसने छोटी सी बाली पहन रखी थी। वो खूबसूरत नहीं थी, मगर खूबसूरत बनने की पूरी कोशिश की गई थी, जिसमें वो काफ़ी हद तक कामयाब भी रही थी। वो लापरवाह नहीं थी, मगर लापरवाह बनने की कोशिश भी खूब की गई थी, जिसमें वो कामयाब ना रही थी। अपने इर्द गिर्द खड़े लड़कों पर वो निगाह तो सरसरी डाल रही थी, मगर बार बार डाल रही थी। असवद को लगा कि वो पहले भी उन लड़कियों को कहीं देख चुका है। कहाँ, याद नहीं आया तो उसने भी कोशिश नहीं की और आगे बढ़ने लगा। जब अपनी जगह मंजमद हुआ था, जो लफ्ज़ उसकी समाज से टकराया था वो उसे चौंकाने टिटकाने के लिए बहुत था। ट्राली पे उसकी गिरफ्त मजबूत हुई। चंद लम्हे यूं ही उसी हालत में खड़ा रहा, फिर सर झटकते हुए ट्राली लिए फ्रेश प्रोड्यूस की तरफ बढ़ गया। सबसे पहले उसने मटर उठाकर ट्राली में रखे। मोमिना को मटर पुलाव बहुत पसंद है। वो हैरान होती थी जब वो हफ्ते में एक बार तो बताता ही था कि आज मटर पुलाव बनाया है। मटर आजकल मिलते हैं क्या? पूरा साल मिलते हैं। बेमौसमी चीज़ का भी भला क्या मज़ा होगा। जुलाई की गर्मी में जलकर कहती, यहाँ हर शय का 12 महीने मौसम होता है। वो हंसता। बहन को याद करते हुए उसके चेहरे पर हल्की सी मुस्कुराहट आई। फिर उसने गोभी उठाई। हुमायूं गोभी गोश्त बहुत शौक़ से खाता है। उसके बाद उसने बैंगन उठाए। माँ भरे हुए बैंगन बहुत मज़े के बनाती थी। उसने बैंगन वापस रख दिए और फल देखने लगा। फिर उसने सेब उठा लिए। अब्बू रोज़ाना एक सेब ज़रूर लेते हैं। उन्होंने तो ज़मीनों पर भी सेब उगाने की कोशिश की थी, मगर तजर्बा कामयाब ना रहा था। उसने अब उस हिस्से से निकल जाने की कोशिश की। वो उस तरफ देखने से एतराज़ कर रहा था जहाँ 6-6 की पैकिंग में आम पड़े थे। एक लड़की थी जो आम बहुत शौक़ से खाती थी, जो एक आम तोड़ने की कोशिश में बेहाल होते हुए लाल पड़ जाती थी। वो आम नहीं उठाना चाहता था। फ़ायदा उठा भी लेता तो खा नहीं पाता था।
जिंदा लोगों को वो बताता था, पता है मोमिना आज मैंने क्या पकाया है, एक तुम्हारी पसंद की डिश। नहीं गोश्त की डिश नहीं वो, हाँ हाँ चावल, हाँ 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 मटर पुलाव। आज गोभी गोश्त बनाया था। पकाते हुए खाते हुए तुझे बड़ा याद किया हुमायूं यार। तुझे याद है हम खेतों से गोभी तोड़ कर लाते थे और आधा फूल तो कच्चा ही खा जाते थे, वो भी बिना धोए। हाँ जिंदा लोगों को वो बताता था, जो हयात ना रहे उन्हें क्या बताता, बस रो देता। अब जवान जहान मर्द रोज़ रोज़ रोते अच्छा लगता है भला। उसने निगाह चुरा कर निकल जाना चाहा, मगर चले जाने वालों की याद ज़्यादा ज़ोर आवर थी। जब वो काउंटर की तरफ बढ़ रहा था तो स्याही माइल बैंगन और जर्द आम उसकी ट्राली में रखे थे। वॉलेट से कार्ड निकालते हुए वो फिर अपनी जगह मंजमंद हुआ। उसको दोबारा वो लफ्ज़ सुनाई दिया था जिस लफ्ज़ पर मुहित उसकी ज़िंदगी थी, अमतल। तो वर्गला गई वो वकील आपको। जगदीश महेश्वरी ने टाई ढीली करते हुए गायत्री देवी की तरफ देखा। खैर आपका ज़्यादा कसूर नहीं, खौला बिनते ज़ैद चीज़ ही ऐसी है। गायत्री देवी ने हड़बड़ाकर लाजवंती की तरफ देखा, जो उसके हाथ से ब्रीफकेस पकड़कर लाउंज से निकल रही थी। उसने अरसा हुआ अब इन बातों पर जलना कुड़ना छोड़ दिया था। उसे उसकी ज़रूरत अब नहीं रही थी। उसका शौहर किसी और औरत के दर पर बैठा होता था तो वह प्रदीप से होने वाली मुलाकातों का सोचकर दिल बहलाती थी। अब वो चाहती थी कि उसका शौहर उसकी तरफ से गाफिल रहे। उसने क्या वर्गलाना था, मेरा दिल नहीं मानता था कि अमर मेरी बेटी का कातिल हो सकता है। गायत्री देवी ने संजीदगी के साथ जवाब दिया। वो कब तक अमर को उस गुनाह की सज़ा देती जो उसने किया ही ना था। तो इसलिए गई थी आप कराची? वो बेडरूम की तरफ जाने के बजाय वहीं सोफ़े पर बैठ गया था। हाँ। वाह मेरी माँ अब दिल की सुनने लगी है, वो इस्तेहज़ाइया अंदाज में कहते हुए हंसा। गायत्री देवी खामोश रहीं। अगर अमर कातिल नहीं तो फिर कौन कातिल है? वो अब भी चुप रहीं। ये वो सवाल था जिसका जवाब वो कभी अपने मुंह से नहीं दे सकती थी। आपने केस को नई दिशा दे दी है मम्मी, आप जानती हैं कि आपने क्या किया है? अब वो सर्द लहजे में पूछ रहा था। क्या तुम नहीं चाहते कि तुम्हारी बहन के असल मुजरिम को सज़ा मिले जगदीश? कहते हुए दिल में बस एक ख्वाहिश थी कि बस एक दफ़ा जगदीश अपने मुंह से कह दे कि उसने दुर्गा को नहीं मारा तो वो यकीन करने को तैयार बैठी थी। क्या आप ऐसा चाहती हैं? जगदीश महेश्वरी ने बराह रास्त माँ की आंखों में देखा। वो नज़रें चुरा गईं और वह मुस्कुरा दिया। मम्मी जो गिनती के चंद साल हैं आपके पास, सुकून के साथ क्यों नहीं गुजारती आप? तुम गिनती के ये चंद साल भी छीन क्यों नहीं लेते मुझसे? उन्होंने सुना था कि मर्सी किलिंग वो मौत होती है जिसकी दरख्वास्त किसी अजियतनाक और नाकाबिले इलाज बीमारी में मरीज़ खुद करता है। वो भी मौत की भीख मांगने लगी थी। उन्हें ये जन्म बहुत भारी नाकाबिले बर्दाश्त लगने लगा था। वो दूसरा जन्म चाहती थी, ऐसा जन्म जहाँ वो दुर्गा देवी की माँ हो और कभी उसको अगवा ना होने दें, कभी उसको रहीमा अहमद की ना होने दें, कभी उसे मरने ना दें। माँ है मेरी आप मम्मी, वरना जो काम आप करके आई हैं ना उसके बाद। उसने दानिस्ता जुमला अधूरा छोड़ा जिसे गायत्री देवी ने पूरा किया। तुम जान ले लेते मेरी। उसके चेहरे का तनाव बयान करता था कि वो कितना ज़ब्त कर रहा है ना? बोलो चुप क्यों हो, अब बोलते क्यों नहीं? वो उसको गिरेबान से पकड़कर झंझोड़ने लगी थी। पागल हो गई हैं आप मम्मी, उसने झटका देकर अपना गिरेबान छुड़वाया। हाँ पागल हो गई हूँ मैं। मेरी बेटी, मेरी मासूम बेटी मुझसे सवाल करती है। मर गई है वो, किसी सवाल जवाब के काबिल नहीं रही वो। होश करें आप। मम्मी की ये दीवानगी वाली हालत तो उस वक्त भी ना हुई थी जब उन्होंने बेटी को खोया था। गुजरते वक्त के साथ बुढ़ापा रंग दिखाने लगा था शायद। वो मर गई है मगर उसकी आत्मा यहीं है कहीं, वो इंसाफ चाहती है। मम्मी इंडियन हॉरर मूवीज़ कब से चलने लगी हैं हमारे घर? जगदीश ज़ोर से हंसा और सर झटकता हुआ लाउंज से निकल गया। बेडरूम तक पहुंचने तक उसके चेहरे पर मुकम्मल संजीदगी छा चुकी थी। बज़ाहिर उसने मम्मी की बात को उनके दिमाग का खलल करार दे दिया था, मगर उसे लग रहा था कि उसे संजीदा होना पड़ेगा, वरना ये औरत कोई नई मुसीबत ना ले आए। बेगुनाह का खून कातिल के दामन पर छींटे ज़रूर बखेर जाता है। यही छींटे दामन से फैलकर उठते उठते गर्दन तक पहुंचते हैं और फंदा बन जाते हैं। उसके कान में ये लफ्ज़ गूंजे, वो ठिठक कर रुका। मोबाइल पर एक नंबर डायल किया। 2 रिपोर्ट मिली। दूसरी जानिब से जवाब सुनकर वो चिल्लाया, 2 साल से ऊपर हो गए हैं, एक गाड़ी तक नहीं ढूंढ सके।